नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम क्लास 10th का विषय व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार के बारे में हमने पढ़ा था कि एक ऐसा व्यापार होता है जिसके अंतर्गत फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी या उत्पादक से थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तु को खरीदते हैं और उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। और हमने देखा था कि फुटकर व्यापार दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार होता है और लघु स्तरीय फुटकर व्यापार होता है। तो दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार में हमने विभागीय भंडार और सुपर बाजार के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे बहुसंख्यक दुकानें। तो बहुसंख्यक दुकानें क्या होती हैं कि हमने देखा कि अभी तक जो विभागीय भंडार थे, सुपर बाजार थे, इनमें जो वस्तुएं रखी जाती है और ये विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होते हैं। लेकिन जो बहुसंख्यक दुकानें हैं, ये एक ऐसी दुकानें होती है जो कि निर्माता, जो उत्पादक है, जो विनिर्माता है, उनके द्वारा ही इन्हें खोला जाता है। इनकी जो शाखाएं होती है, इन सभी शाखाओं की सजावट है, इनकी प्रदर्शनी है, वस्तुएं जो है यहाँ पर समान होती है, समान इनका मूल्य होता है और विभिन्न जो प्रदर्शनी जो एक तरीके से ही इनको प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसी दुकानें बहुसंख्यक दुकानें होती है और इसमें जो उत्पादक है, वे निर्माता है, वे डायरेक्ट अपना जो उत्पाद है उसे ग्राहकों तक पहुंचाता है। तो ये दुकानें बड़े बड़े निर्माताओं और उत्पादों द्वारा संचालित होती है। ये एक शहर में या भिन्न भिन्न शहरों में अपनी कई शाखाएं खोलते हैं। यानी इनका एक मुख्य केंद्र होता है जहां पर उन वस्तुओं का निर्माण होता है। जो उत्पादक होते हैं, जो विनिर्माता होते हैं, उनके जो ब्रांड है, उन्हीं की वस्तुएं उस शाखा पर, इन बहुसंख्यक दुकानों पर बेची जाती है और इनका उत्पादन एक जगह होता है और जिन्हें वे विभिन्न शाखाओं में पहुंचाते हैं। इन सभी वस्तुओं का मूल्य सभी शाखाओं पर समान होता है, किसी प्रकार का मोल भाव इसमें नहीं किया जाता है। अतः इन्हें श्रृंखलाबद्ध दुकानें भी कहा जाता है। जो बहुसंख्यक दुकानें हैं, इन्हें श्रृंखलाबद्ध दुकानें भी कहा जाता है। बहुसंख्यक दुकानों की विशेषताएं, जैसे कि हम देखते हैं मैकडॉनल्ड है जैसे, तो उस कितनी सारी शाखाएं हम अपने शहर में देखते हैं और वहां पर उनकी जो सजावट है, बैठने का जो उन्होंने प्रेजेंटेशन बना रखा है, जो तरीका है, चेयर्स है और उनके वहां जो खाना मिल रहा है, वो जो फूड वहां अवेलेबल करा रहे हैं, उसका और उसका जो प्राइस है, वो सभी शाखाओं पर क्या रहता है, एक जैसा रहता है। इससे ग्राहक क्या नहीं होते, इससे ग्राहक भ्रमित नहीं होते हैं। उनको आसानी से, जो ऐसी शॉप्स होती हैं जिनकी शाखाएं विभिन्न जगह पर होती हैं, उन्हें आसानी से ग्राहक क्या कर लेता है, पहचान लेता है। तो इनकी दुकानों की विशेषताएं क्या है कि एक ही प्रबंधन और एक ही स्वामित्व की ये दुकानें ग्राहकों के आसपास खोली जाती है। जो ये दुकानें खोलता है विनिर्माता द्वारा, यह ऐसे स्थान पर मुख्य क्षेत्र में खोली जाती है या जो उनके ग्राहक है उनके आसपास के क्षेत्रों में खोली जाती है, ताकि ग्राहक आसानी से यहाँ पर पहुंच के क्या कर सके, वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी कर सके। और इनका जो प्रबंधन है, स्वामित्व है, वह एक ही, जो इनका मुख्य जो प्रबंधन होता है, एक ही विभाग के द्वारा किया जाता है। सभी दुकानों की सजावट एक जैसी होती है, जिससे ग्राहक भ्रमित ना हो और दुकानों को सरलता से पहचान ले। यानी बाहर से ही सभी दुकानों का जो प्रदर्शन है वह समान होता है, जिसे देखकर पता लगाया जा सकता है कि यह किस श्रृंखला की दुकानें हैं। बहुसंख्यक दुकानें एक ही प्रकार के सामान रखती है, यानी जो सभी शाखाएं हैं उन सभी शाखाओं में एक जैसा सामान रहता है। एक जो यहाँ पे जो वस्तुएं बेची जाती है, वे बहुत विविध प्रकार की ना होकर कुछ सीमित जो ब्रांड होते हैं उन्हीं की ही वस्तुएं बेची जाती है। इनका एक ही मूल्य रहता है और किसी भी प्रकार का जो यहाँ पर जो डिस्काउंट वगैरह है या फिर मोल भाव है, वह ग्राहक के साथ नहीं किया जाता है। और अधिकतर दैनिक उपयोग की वस्तुएं ही रखी जाती है, जैसे यहाँ पर कपड़े हो गए, शूज हो गए या इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए या फिर खाने पीने का सामान हो गया, ज्वेलरी हो गई। तो इस तरीके के सामान यहाँ रखे जाते हैं। कपड़े, घड़ियां, ऑटोमोबाइल्स उत्पाद आदि इस तरीके के सामान यहाँ पर रखे जाते हैं। एक प्रकार के सामान का मूल्य सभी दुकानों में एक सा ही होता है और मुख्य कार्यालय से मूल्य निर्धारित किया जाता है। जो इनका मुख्य कार्यालय होता है वही
वस्तुओं का या उत्पाद का मूल्य निर्धारित करता है और सभी शाखाओं पर मूल्य एक जैसा ही रखा जाता है। इन दुकानों पर मोल भाव और बेईमानी नहीं होती है, क्योंकि फिक्स प्राइस होती है तो कोई भी दुकानदार वस्तुओं के मूल्य पर कोई मोल भाव नहीं कर सकता और इससे बेईमानी होने की संभावना भी बहुत कम रहती है। सभी बहुसंख्यक दुकानों का प्रबंधन एवं नियंत्रण मुख्य कार्यालय से ही होता है। एक मेन ऑफिस होता है जहां से ही इन सभी जो शाखाएं हैं उन पर नियंत्रण होता है। जो आदेश निर्देश दिए जाते हैं इस मुख्य कार्यालय के द्वारा ही दिए जाते हैं। बहुसंख्यक दुकानें सामान नगद पर ही बेचती है, ग्राहकों को उधार की सुविधा नहीं दी जाती है। जो सामान है वो हमेशा नगद में बेचे जाएंगे, उधार की सुविधा इसमें नहीं दी जाती है। सामान किसी एक मुख्य स्थान पर खरीदा और बनाया जाता है। एक मेन स्थान होता है मुख्य, जहां पर सभी जो सामान है उसको बनाया जाता है और फिर ये अपनी शाखाओं तक उसे पहुंचाते हैं और सभी शाखाओं या केंद्रों पर बिक्री के लिए उसे भेज दिया जाता है। बहुसंख्यक दुकानों के लाभ क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला है सरल पहचान। इसे ग्राहक क्या है आसानी से पहचान सकता है, क्योंकि इनकी जो सभी दुकानों की जो सभी शाखाएं हैं, इनका जो सजावट है, प्रदर्शन है, जो भी इनके जो इंटीरियर जो होता है इनका एक जैसा होता है, तो ग्राहक इसे आसानी से पहचान सकता है। दूसरा है दलालों और बिचौलियों की समाप्ति। इसमें जो उत्पादक हैं, विनिर्माता हैं, वे डायरेक्ट अपने उत्पाद को अपने ही फुटकर दुकानों के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, जिससे जो बीच के जो मध्यस्थ हैं, थोक व्यापारी है, फुटकर व्यापारी है, उनके द्वारा वस्तुओं का वितरण नहीं किया जाता है। इसीलिए इसमें दलालों और बिचौलियों की समाप्ति हो जाती है। उत्पादक सीधे अपनी वस्तुओं को ग्राहक तक पहुंचाता है। बड़े पैमाने के लाभ, जो वस्तुएं होती हैं वे बड़ी मात्रा में उत्पादित होती हैं और उन्हें बड़े स्तर पर बेचा जाता है, तो जो लाभ होता है उत्पादक को वह भी बड़े पैमाने पर होता है। बिचौलियों की समाप्ति होती है तो कोई विभिन्न प्रकार की जो अन्य लागतें हैं वह इसमें नहीं लगती हैं। निम्न मूल्य और सस्ते दाम, जो उत्पादक है, निर्माता है, वे डायरेक्ट अपनी वस्तुएं उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं और इसमें जो मध्यस्थों को काम में नहीं लिया जाता है, तो जो वस्तुएं ग्राहक तक पहुंचती है उनका मूल्य सस्ता होता है, वह कम मूल्य की होती है। कोई अप्राप्य ऋण नहीं, यानी इसमें जो बहुसंख्यक दुकानें हैं वह हमेशा अपने ग्राहक को नगद में वस्तुओं का विक्रय करती है, नगद में ही सेवाएं प्रदान करती है, तो कोई उधार की सेवा वह देती नहीं है। तो कोई भी अप्राप्य ऋण यानी जो डूबत ऋण है या ऐसा पैसा जो प्राप्त ही नहीं हुआ है, इसकी संभावना कम होती है, क्योंकि वह अधिकतर क्या करती है, अधिकतर वह नगद में ही अपनी वस्तुओं को बेचती है। जनता का इसमें विश्वास रहता है, क्योंकि सभी शाखाओं पर एक जैसी वस्तुएं रहती है, एक जैसा मूल्य रहता है। उत्पादक द्वारा अपनी जो वस्तुएं हैं वह ग्राहक तक पहुंचाई जाती हैं, तो अच्छी किस्म की होती हैं और सही जो गुणवत्ता वाली वस्तुएं सही दाम पर जनता तक पहुंचती है, तो जनता का इसमें विश्वास भी बना रहता है। और सुविधाजनक स्थिति, ये अपने स्टोर्स ऐसे स्थानों पर खोलते हैं जो कि बाजार के मुख्य क्षेत्रों में है और जहां उनके ग्राहक जो है उनके आसपास जो जहां पे आसानी से वहां तक पहुंच जाए, ऐसे स्थानों पर इन्हें खोला जाता है। तो इनकी ग्राहक तक पहुंचने के लिए ये क्या रहते हैं, सुविधाजनक रहते हैं। ग्राहक आसानी से यहाँ जाकर अपनी वस्तुएं जो है खरीद सकता है। अब इनकी सीमाएं भी होती है, कुछ इनकी लिमिटेशन भी है। सीमित चयन का अवसर, यहाँ पर जो वस्तुएं होती है वह सीमित ब्रांड की होती है, सीमित मात्रा में होती है। बहुत अधिक उत्पादों का यहाँ पर विक्रय नहीं किया जाता है, इसलिए जो उपभोक्ता है उसे सीमित वस्तुओं में से ही चयन करना पड़ता है। उधार की सुविधा नहीं होती, जैसा कि हमने देखा कि बहुसंख्यक दुकानों में जो भी बिक्री की जाती है वह नगद में होती है। यहाँ पे उधार की कोई भी सुविधा वह ग्राहकों को नहीं देता है। मोल भाव नहीं किया जाता, क्योंकि जो यहाँ पे वस्तुएं हैं उनका जो प्राइस है वह मुख्य कार्यालय द्वारा ही निर्धारित होता है और जो यहाँ के सेल्समैन है, यहाँ का जो प्रबंधक है, इसका इनके मूल्यों पे कोई नियंत्रण नहीं होता। वे अपने ग्राहकों के साथ अब उनकी संतुष्टि के लिए या उनके बोलने पर किसी भी प्रकार का मोल भाव नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ग्राहकों के लिए क्या नहीं होता, जो प्राइस है वह फिक्स रहता है
कोई मोल भाव की संभावना इसमें नहीं रहती है। किसी प्रकार की पहल क्षमता नहीं, जो भी नियंत्रण होता है, जो प्रबंधन होता है, वह मुख्य कार्यालय द्वारा होता है। इस कारण जो निर्देश दिए जाते हैं जो मुख्य कार्यालय द्वारा, वह शाखा, जितनी भी शाखाएं होती हैं उनके प्रबंधक को माननी होती है, तो वह अपने अनुसार जो है कार्य नहीं कर पाता, इसीलिए इनमें क्या रहती है, पहल क्षमता नहीं रहती है। इसमें तो जो शाखा प्रबंधक है वह अपने हिसाब से, अपने विचार के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से कार्य नहीं कर पाता है, तो उनमें पहल क्षमता का क्या रहता है, अभाव रहता है। अब जो हमने विभागीय भंडार पढ़े हैं और जो बहुसंख्यक दुकानें हैं उनमें अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले जो स्वामित्व है, जो इसकी स्थायित्व, स्थापना जो है, इसकी जो विभागीय भंडार है, इनकी जो स्थापना है वह शहर के मध्य में होती है, मतलब ऐसी जगह, एक सेंट्रल में इन्हें खोला जाता है। जबकि बहुसंख्यक दुकानें हैं वह विभिन्न स्थानों पर होती है और ग्राहकों के समीप स्थित होती है। तो इनकी स्थापना शहर के मध्य में होती है, जबकि शहर के विभिन्न अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहां पर स्थापित किए जाते हैं। इनकी सजावट, ये अपनी सजावट सभी स्टोर्स पे क्या रखते हैं, अलग अलग रखते हैं, जबकि इनकी सजावट एक रूप की होती है तथा मुख्य कार्यालय द्वारा तय की जाती है। वस्तुओं के प्रकार या विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता है, जबकि बहुसंख्यक दुकानों में कुछ प्रकार की वस्तुओं का ही व्यापार होता है, जो सामान्यतः एक ही निर्माता या उत्पाद की होती है। मतलब जिस निर्माता या उत्पादक द्वारा वो दुकानें खोली जा रही है, तो सामान्यतः उसी के द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं होती है वही यहाँ पर बेची जाती है। सीमित प्रकार की वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। वस्तुओं की कीमतें, वस्तुओं के मूल्य अधिक तथा भिन्न भिन्न होते हैं, और यहाँ पर जो है वस्तुओं के जो मूल्य है वे एक प्रकार की वस्तु का मूल्य एक ही होता है, समान ही होता है। तो यहाँ पर जो मूल्य होता है वह सभी स्टोर्स पर क्या रहता है, समान ही रहता है। उधार की सुविधा, कभी कभी ग्राहक को उधार की सुविधा ये स्टोर्स दे देते हैं। जो विभागीय भंडार है ये अपने ग्राहक को उधार की सुविधा दे देते हैं, जबकि बहुसंख्यक दुकानें हैं वह उधार की सुविधा उपलब्ध नहीं करते हैं, हमेशा नगद में ही अपनी वस्तुओं का विक्रय करते हैं। अब आगे है दूसरा जो तरीका है आजकल वस्तुओं के विक्रय का, वह है मॉल। मॉल्स तो हम सभी जानते हैं, जो आजकल हमारे शहरों में बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की हम दुकानें देखते हैं, जो विश्वविख्यात जो ब्रांड्स हैं उनकी शॉप्स हम देखते हैं, और अन्य जो मनोरंजन के साधन उन मॉल के अंदर होते हैं। यहाँ पर जो वस्तुएं भी खरीदी जा सकती है, और हम जाकर अपन जो स्वयं जाकर क्या कर सकते हैं, अपने मनोरंजन भी कर सकते हैं, वहां बैठ सकते हैं। वहां पे विभिन्न प्रकार की, जैसे फूड कोर्ट हो गया या मूवी हॉल हो गया, तो ये सब एक मॉल के अंदर उपस्थित रहते हैं। तो फुटकर व्यापार की क्या है, एक नवीनतम पद्धति है, और यहाँ पे ग्राहक केवल सामान और सेवाओं को क्रय नहीं कर सकता, बल्कि मनोरंजन की सुविधा भी पा सकता है। मॉल के भवन में बहुत सी दुकानें होती हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार का सामान ग्राहकों को बेचा जाता है। फिर है विक्रय केंद्र। विक्रय केंद्र का मतलब है कि जो निर्माता है, उत्पादक है, वे स्वयं डायरेक्ट जो है ग्राहकों तक अपना उत्पाद पहुंचाने के लिए अपने आउटलेट खोल देते हैं, जहां पे ग्राहक आकर वस्तुओं को खरीदता है। कभी कभी निर्माता अपनी फैक्ट्रीज में, जहां पर उनकी वस्तु उत्पादित हो रही है, वहां पर जाने के लिए भी ग्राहकों को क्या कर देते हैं, अधिकार दे देते हैं, ताकि ग्राहक जाकर वहां देखे कि उनका जो सामान है वे कैसे तैयार होता है, किस गुणवत्ता का होता है, और लोगों में उनमें विश्वास पैदा हो। तो ऐसे जो सेंटर होते हैं उन्हें विक्रय केंद्र कहा जाता है। फैक्ट्री आउटलेट स्टोर एक ऐसा स्टोर अथवा दुकान है जहां पर निर्माता अपने उत्पाद सीधे ही जनता या ग्राहकों को बेचता है। यहाँ पर भी किसी भी प्रकार के मध्यस्थ की उपयोगिता नहीं होती है, सीधा अपना माल जो है वह ग्राहकों को बेचता है। अभंडारीय फुटकर बिक्री, जो अभी तक हमने देखा कि जो फुटकर व्यापार है उसमें जो दुकानें हैं, विभागीय भंडार हैं, सुपर बाजार है, वहां पर वह सामानों को अपने स्टोर पे रखते हैं, उपभोक्ता वहां जाता है, वस्तुओं को पसंद करता है और क्रय कर लेता है। लेकिन अभंडारी फुटकर बिक्री में क्या होता है,
कोई भंडारित सामान नहीं होता, डायरेक्ट उपभोक्ता का उत्पादक का डायरेक्ट संपर्क नहीं होता है। यहाँ पर जो माल है वह डाक के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा या विक्रय मशीन के द्वारा क्या किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। तो इसमें जो अभंडारी में है डाक द्वारा व्यापार, टेलीफोन द्वारा खरीदारी या टेली शॉपिंग, स्वचालित विक्रय मशीन द्वारा बिक्री जिसे वेंडिंग मशीन भी बोलते हैं, और एक होती है इंटरनेट शॉपिंग। तो सबसे पहले है डाक द्वारा व्यापार। तो डाक द्वारा व्यापार एक ऐसी पद्धति है जिसमें जो उत्पादक है, निर्माता है, वह अपने उत्पाद की जानकारी विज्ञापन या फिर अखबार है, मैगजीन्स है, पत्रिका है, इनके माध्यम से ग्राहक तक पहुंचाता है। और इसमें जो उत्पाद है उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी दी जाती है। यदि जो ग्राहक है उसे वह वस्तु पसंद आती है तो वह इसका ऑर्डर डाक द्वारा ही जो उत्पादक है, निर्माता है या जो भी व्यापारी है उसको भेजता है, और विक्रयकर्ता भी डाक के माध्यम से वस्तुएं उपभोक्ता तक पहुंचाता है। तो इसमें कोई वस्तु भंडारित करने की आवश्यकता नहीं रहती है, और इसमें डायरेक्ट जो है उत्पादक और उपभोक्ता का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, प्रत्यक्ष जो है लेन देन नहीं किया जाता, डाक के माध्यम से इसका लेन देन किया जाता है। तो यह डाक से बिक्री की पद्धति है, इसे डाक द्वारा शॉपिंग भी कहते हैं। इस विधि में उत्पादक या व्यापारी डाक द्वारा सीधे ही ग्राहकों को सामान बेचते हैं। विक्रेता अपने माल का विज्ञापन जो अखबार है, पत्रिका, टेलीविजन और सूची पत्र आदि में देता है। यानी वह कैसे अपने माल के बारे में जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे, तो वह अपने माल की जो या उसका सामान है उसकी जानकारी विज्ञापन के द्वारा, अखबार, पत्रिका, टेलीविजन इन सब के द्वारा पहुंचाता है। उपभोक्ता उसको देखता है, यदि उसे वह समझ में आता है तो इसका ऑर्डर डाक द्वारा ही देता है। डाक द्वारा व्यापार की जो विशेषता है वे क्या क्या होती हैं कि पूरी प्रक्रिया डाक द्वारा ही होती है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही पूरी प्रक्रिया की जाती है। विक्रेता और खरीदार के आमने सामने संपर्क के बिना ही पूरी बिक्री और खरीद की प्रक्रिया हो जाती है। यानी इसमें जो विक्रेता है, जो बेचने वाला है और जो उपभोक्ता है, उनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, वे डाक के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। विक्रेता अखबार, पत्रिका, पत्रों और सूची पत्र में अपने सामान का विस्तृत वर्णन करते हुए विक्रय की शर्तें तथा पैसे देने की पद्धति बताते हुए विज्ञापन देता है। मतलब उस विज्ञापन में उस वस्तु के बारे में जानकारी होती है, इसके अलावा क्या क्या विक्रय की शर्तें होंगी और जो भुगतान है वह किस पद्धति के द्वारा किया जाना है, इस सब की जानकारी उस विज्ञापन में विक्रयकर्ता द्वारा दी जाती है। विक्रेता को डाक द्वारा ग्राहक से ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर भी ग्राहक डाक के माध्यम से ही विक्रेता को भेजता है। विक्रेता अच्छी तरह पैक किया हुआ सामान ग्राहक को वीपीपी से भेजता है। यानी जब उसको ऑर्डर मिल जाता है तो अपना सामान ग्राहक को बेचता है, और ग्राहक माल के रिसीव होने के बाद ही उसका क्या करता है, भुगतान डाक के द्वारा करता है, और विक्रेता डाकघर जाकर फिर अपना पैसा ले लेता है। विक्रेता को पैसा डाक खाने से प्राप्त होते हैं और इसमें कोई दलाल बीच में नहीं होता, डाक के माध्यम से ही यह पूरी प्रक्रिया हो जाती है। अब इसमें डाक के द्वारा जो सामान है, क्या हर तरीके का सामान डाक के द्वारा भेजा जा सकता है? चाहे वो बड़ा हो, भारी सामान हो, तो क्या हर सामान हम डाक के द्वारा भेज सकते हैं? तो कौन कौन से जो सामान उपयुक्त रहेंगे डाक के द्वारा भेजने में? तो सबसे पहले ऐसे सामान जो हल्के वजन के हैं और कम स्थान घेरते हैं, ऐसी वस्तुएं डाक द्वारा भेजी जा सकती है। भारी और बड़ी वस्तुएं इस पद्धति से नहीं खरीदी जा सकती है। स्थायी और जल्दी खराब ना होने वाली वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो जल्दी खराब हो जाती है तो डाक से पहुंचने में उन्हें समय अधिक लगेगा, तो वे रास्ते में खराब हो जाएगी। तो ऐसी वस्तुएं जो स्थायी प्रकृति की है और जल्दी खराब नहीं होती है, वह डाक द्वारा भेजी जाती है। ऐसी वस्तुएं जिनकी बाजार में मांग अधिक है, जिनकी मांग अधिक है, वे वस्तुएं भेजी जाती है। ऐसी वस्तुएं जिनको भेजने के खर्चे उनके मूल्य से कम है। मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है जिसका मूल्य तो कम है और भेजने का खर्चा उससे ज्यादा लग रहा है, तो फिर वह डाक द्वारा मंगाने का कोई मतलब नहीं होता, खर्चा ज्यादा होगा। तो ऐसी वस्तुएं जिनको भेजने का खर्चा कम है उनके मूल्य से, वही डाक द्वारा भेजी जाती है। जिनको उठाना, रखना, ले जाना क्या होता है, सरल होता है, तो ऐसी वस्तुएं डाक से भेजने के लिए उपयुक्त रहती है। अब डाक द्वारा व्यापार के लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या होते हैं? तो ग्राहक घर बैठे ही आराम से सामान खरीद सकता है, क्योंकि
कहीं उसे शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है। भाई शॉप पे जाएगा तो एक निश्चित समय होगा जब जाकर वह सामान खरीद सकता है, निश्चित दुकान होगी, वहां जाकर ही उसे अपना माल खरीदना पड़ेगा। तो और डाक से क्या है, जो ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं या डाक द्वारा व्यापार में कभी भी किसी भी समय वस्तुओं को खरीदा और बेचा जा सकता है, तो वह आराम से कभी भी घर बैठे शॉपिंग कर सकता है और इससे ग्राहक के समय और श्रम की बचत होती है। डाक द्वारा व्यापार को छोटी पूंजी से ही प्रारंभ किया जा सकता है, यानी कोई भी विक्रेता एक छोटी पूंजी लगाकर इसको प्रारंभ कर सकता है, क्योंकि इसमें वस्तुओं को भंडारित करने की आवश्यकता नहीं होती, स्टोर करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे वस्तु का ऑर्डर मिलता है उस वस्तु को जो है उपभोक्ता तक पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि उपभोक्ता आके अपने उसकी स्टोर पर आकर तो सामान देखेगा नहीं। जिस वस्तु का ऑर्डर मिलता है वह वस्तु उस तक पहुंचा दी जाती है, क्योंकि इसमें व्यवसायी को सामान का बड़ा भंडार रखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें छोटी पूंजी के साथ इसे प्रारंभ किया जा सकता है। प्राय इस तरह की पद्धति में ग्राहक को यह विश्वास दिलाया जाता है कि यदि वे उत्पाद से संतुष्ट नहीं होंगे तो सामान वापस लेकर पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो यह भी इस पद्धति में कि पैसे लौटाने की भी व्यवस्था इसमें रहती है। डाक द्वारा व्यापार नगद पर आधारित होता है, अतः इसमें पैसा डूबने का जोखिम नहीं होता, क्योंकि इसमें पूरा व्यापार नगद से होगा। नगद में ही जो है ग्राहक वस्तुओं को खरीद सकता है, तो इससे पैसा डूबने की संभावना इसमें कम रहती है। यह ग्राहकों की बड़ी संख्या वाले एक व्यापक बाजार की सुविधा देता है, क्योंकि अखबार के द्वारा या विज्ञापन के द्वारा एक बड़ी संख्या में जो सूचना है ग्राहकों तक पहुंचती है, और बड़ी संख्या में क्या होता है, उसको जो उत्पाद की जानकारी ग्राहकों से पहुंचने पर उसे उसके उपभोक्ता की संख्या में भी वृद्धि होती है और एक व्यापक बाजार एक डाक द्वारा व्यवसायी को मिलती है। तो डाक द्वारा व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसके द्वारा बिना घर बैठे ही कोई भी ग्राहक किसी भी समय वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकता है। अब इसकी सीमाएं क्या क्या हैं डाक द्वारा व्यापार की, कि ग्राहकों को उधार की सुविधा नहीं है, नगद में ही वस्तुएं बेची जाती हैं। अनपढ़ लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उनको लेन देन करना नहीं आएगा। डाक पोस्ट ऑफिस जाकर वहां पे लिखना, कागजी कार्रवाई करना, तो अनपढ़ लोग ये कार्य नहीं कर सकते। पैसा देने से पूर्व ग्राहक सामान की परख नहीं कर सकता। जैसे कि सामान्यतः हम शॉप पर जाकर वहां वस्तु देखते हैं, उसकी जांच परख करते हैं, वैसा हम इसमें कोई भी ग्राहक, क्योंकि सब चीजें अखबार के द्वारा विज्ञापन के द्वारा उत्पाद को देखता है, उसकी जानकारी लेता है, तो प्रत्यक्ष रूप से वे सामान की परख नहीं कर पाता है। ग्राहक का निवास स्थान डाक सेवा द्वारा जुड़ा होगा, तभी डाक से जो है डाक के माध्यम से व्यापार किया जा सकता है। इस पद्धति में विज्ञापन बहुत व्यापक और विस्तृत होना चाहिए। विज्ञापन जो दिया जाएगा वो बड़ा दिया जाएगा, विस्तृत दिया जाएगा, ताकि उपभोक्ता को उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। उसमें जो भुगतान की शर्तें हैं, पैसा चुकाने की जो पद्धति है, उस सबके बारे में जानकारी होती है। तो विज्ञापन क्या होता है, विस्तृत होता है। दूसरा जो होता है अभंडारित जो फुटकर व्यापार है, उसमें है टेली शॉपिंग। टेली शॉपिंग यानी टेलीफोन के द्वारा, यानी टेलीफोन पर उत्पादक क्या करता है, अपने वस्तु के बारे में ग्राहक को बताता है, टेलीफोन पर ही ऑर्डर लेता है, वह वस्तु डाक से या कुरियर के माध्यम से ग्राहक के घर तक पहुंचाई जाती है। तो व्यवसायी टेलीफोन पर ही सामान को खरीदने का ऑर्डर देते हैं और टेलीफोन पर ही ग्राहकों से सामान भेजने का ऑर्डर लेते हैं। टेली शॉपिंग की सीमाएं क्या है, कि क्योंकि सारे ऑर्डर मौखिक रूप से ही टेलीफोन पर होते हैं, तो लेन देन का कोई ब्यौरा नहीं रहता है। अतः बिक्री के समझौते और शर्तों में यदि कोई विवाद खड़ा हो जाए तो उसे हल करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया टेलीफोन के माध्यम से ही की जाती है, टेलीफोन से ही क्रय किया जाता है, विक्रय किया जाता है। तो लिखित में कोई ब्यौरा नहीं होता, तो क्रेता और विक्रेता के मध्य कोई विवाद हो जाए तो उसको हल करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बिक्री के लिए बताए गए सामान के निरीक्षण की कोई सुविधा नहीं होती है, अतः इसमें बेईमानी और धोखाधड़ी की आशंका अधिक होती है, क्योंकि इसमें भी जो पूरी प्रक्रिया है वह टेलीफोन के द्वारा हो रही है, तो ग्राहक वस्तुओं को परख नहीं पाता, उनका निरीक्षण नहीं कर पाता, जिससे हो सकता है जो उनको उत्पाद के बारे में जानकारी दी गई है वैसा उत्पाद ग्राहक के घर तक ना पहुंचे, तो इसमें बेईमानी और धोखाधड़ी की आशंका भी रहती है। विक्रेता अपने उत्पाद को बेचने के लिए खरीदार को उत्पाद के विषय में गलत अथवा झूठी जानकारी दे सकता है।
उत्पादक जो है, जो भी विक्रेता है, उसे अपने माल बेचना है, तो वह हो सकता है कि कोई जो उसका सामान है उसके बारे में वह गलत जानकारी दे। इससे जो वस्तु प्राप्त होती है वह सही किस्म की नहीं होती, सही गुणवत्ता की नहीं होती, तो उसमें धोखाधड़ी की आशंका ज्यादा रहती है। खरीदारों को उधार की कोई सुविधा नहीं होती है। इसमें भी जो भी लेन देन किया जाता है वह नगद में ही किया जाता है। फिर है स्वचालित बिक्री मशीन से सामान की बिक्री। एक मशीन होती है जिसमें क्या करते हैं, पैसा डालकर उस पर जो सामान होता है वह निकाला जा सकता है। इसे वेंडिंग मशीन भी बोलते हैं। इसमें ग्राहकों को सामान खरीदने की सुविधा 24 घंटे रहती है, क्योंकि सामान मशीन में रहता है, उसमें आप पैसा डालेंगे, जो आपकी जरूरत का सामान है वह निकाल लेंगे, वह सामान आ जाता है। तो मशीनें प्राय बहुत सुविधाजनक स्थानों पर रखी जाती है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहां पर ये वस्तुएं मशीनें रखी जाती है। इस मशीन के लाभ क्या है? इस मशीन को चलाना सरल होता है, कोई भी व्यक्ति इसको चला सकता है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी इसको चला सकता है। इसमें एक निश्चित कीमत में सामान, वजन का, विशिष्ट गुणवत्ता का सामान ग्राहक को मिल सकता है। मशीन है एक निश्चित स्पेस में होती है, उसके अंदर जगह निश्चित होती है, तो विभिन्न जो बहुत सारी सामान उसमें नहीं रख सकते हैं, लेकिन निश्चित वजन वाला, कम जगह घेरने वाला सामान, जैसे दूध हो गया या कोई खाद्य पदार्थ हो गया, जूस हो गया, इनको इसके अंदर रखा जाता है। तो व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार उसमें पैसे डालकर वह सामान निकाल सकता है। इसमें दुकानदार द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं होती है। इसमें विक्रेता के समय और ऊर्जा की बचत होती है। इसमें किसी विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मशीनें लगी हुई है, उपभोक्ता जाके अपनी जरूरत के हिसाब से वस्तुएं ले सकता है। इसमें पूरी बिक्री नगद में ही होती है, क्योंकि नगद पहले डालना होता है और भुगतान न करने की संभावना नहीं रहती है। यदि उसमें पैसा नहीं डालेंगे तो मशीन काम नहीं करेगी, तो पूरा का पूरा कार्य नगद में ही इसके अंतर्गत होता है। अब इसकी सीमाएं क्या है? तो मशीन में आरंभिक निवेश बहुत अधिक होता है, क्योंकि मशीन को स्थापित करना, उसको खरीदना, उसकी जो परिचालन लागत है, मरम्मत है, वह क्या होता है, उस पर खर्चा अधिक होता है। तो इनकी निवेश जो है शुरू में अधिक होगा। मशीन को नियमित रूप से उसका रखरखाव करना है, मरम्मत की क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। मशीन में भंडारण की क्षमता सीमित होती है, बहुत अधिक सामान उसमें नहीं रख सकते, इसमें भंडारण बार बार करना पड़ता है। और जैसे उस मशीन के अंदर सामान खत्म होता है, वापस उसे उसमें भंडारण करना पड़ता है, तो बार बार उसमें भंडारण की आवश्यकता रहती है। इस मशीन में डाले जाने वाले सिक्कों को निश्चित अवधि पर एकत्रित करना पड़ता है, क्योंकि जगह सीमित होती है, जब वे भर जाती है तो उसे निकालना पड़ता है, तो निश्चित अवधि में उसे क्या करना पड़ता है, एकत्रित करना पड़ता है। फिर है इंटरनेट शॉपिंग। इंटरनेट का मतलब जो वर्तमान में जो सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो नेट के माध्यम से ऑनलाइन हम क्या देख सकते हैं, विभिन्न जो शॉपिंग साइट्स हैं उनको देख सकते हैं, वहां पे वस्तुएं हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से जो विभिन्न वेबसाइट्स हैं वहां पर जाकर भी हम किसी भी समय वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। यह पद्धति जहां फुटकर सामान का व्यापार इंटरनेट के द्वारा होता है, इस प्रकार की व्यापार प्रक्रिया को ऑनलाइन शॉपिंग भी कहते हैं, जो वर्तमान में बहुत अधिक प्रचलित है कि व्यक्ति आजकल बाजार ना जाकर जो घर बैठे ही जो शॉपिंग करता है, विभिन्न वेबसाइट्स है, जैसे मिंत्रा है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, तो विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन शॉपिंग एप्स है, जहां पर जाके व्यक्ति क्या करता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार शॉपिंग करता है। तो इसके क्या है कि घर बैठे ही जो अंतरराष्ट्रीय बाजार से हम सामान खरीद सकते हैं, कहीं पर भी विश्व में विभिन्न प्रकार का जो मार्केट है, वहां से हम जो इंटरनेशनल जो वेबसाइट्स है वहां पर भी जाकर हम क्या कर सकते हैं, वस्तुएं खरीद सकते हैं। इसमें ग्राहकों के समय और श्रम की बचत होती है, कहीं जाना नहीं पड़ता, घर बैठे ही कार्य हो जाता है। यह फुटकर व्यापार की सबसे शीघ्र पूरी होने वाली प्रक्रिया है। इसमें जो हम जो भी कार्यवाही करते हैं ऑनलाइन जो है वो फटाफट हो जाता है। विक्रेता इसे बचत और अल्प व्यय वाली पद्धति मानते हैं, क्योंकि इस पद्धति में भंडार में बहुत अधिक माल रखने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि बहुत अधिक माल रखने की आवश्यकता नहीं होती भंडार गृह के अंदर, विक्रेता अपने सामानों को अपनी वेबसाइट्स पर डाल देता है और जैसा ऑर्डर मिलता है वैसा वस्तुएं वे उत्पादक अपने जो उत्पादक हैं वह अपने ग्राहकों तक पहुंचा देते हैं। विदेशी व्यापार में यह पद्धति बहुत उपयोगी होती है। इंटरनेट शॉपिंग की सीमाएं क्या है?
तो यह उन साधारण व्यक्तियों के प्रयोग की वस्तु नहीं है जिन्हें कंप्यूटर का कोई ज्ञान नहीं है, जिन्हें ऑनलाइन काम करना नहीं आता, कंप्यूटर पे काम करना नहीं आता, वह व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। इसमें भी वस्तुओं की मौलिक जांच और निरीक्षण संभव नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, ऑनलाइन वस्तुओं को देखते हैं, उनके प्राइस की तुलना कर सकते हैं, विभिन्न वेबसाइट पर जाकर उनकी जो अलग अलग जो उत्पाद है उनकी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन स्वयं जो मौलिक रूप से जो जांच होती है, देखकर जो निरीक्षण है, वह इंटरनेट द्वारा भी, इंटरनेट शॉपिंग में भी नहीं हो सकता है। इसमें भुगतान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होता है और क्रेडिट कार्ड रखना हर आम आदमी की पहुंच से बाहर है, तो क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी इसमें किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत खरीदारी के सुख का सर्वथा अभाव रहता है। यह तो हर जो भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कि स्वयं जाकर जांच परख कर, पहनकर देखना, उसकी अच्छे से तुलना करके, उसकी जांच करके फिर लेना, यह जो आनंद की बात है, जो एक व्यक्ति को पसंद आता है, वह ऑनलाइन खरीदारी में उसका क्या रहता है, अभाव रहता है। तो आज हमने जो फुटकर व्यापार के जो अन्य प्रारूप थे, जो हमने बहुसंख्यक दुकानें, मॉल्स और जो अभंडारित जो फुटकर व्यापार है, उसके बारे में देखा। थैंक यू।